All right. Okay, so good afternoon everyone. So in the last class, what did we do? We did about your 1919 का act, that is your Government of India Act 1919. उसमें हमने पढ़ा कि कैसे डायरकी was introduced in India. और डायरकी, like I told you, आपको याद रखना है क्या सेंटर में थी या प्रोविंसेस में थी. So at provincial level या प्रोविंसेस में डायरकी was introduced, right? इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि 1919 का जब ये एक्ट आया, उससे पहले रॉलैंड एक्ट आया, राइट? फिर उसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू हो गया एंड देन फाइनली जलियांवाला बाग मैसेकर जब होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च हो जाता है. नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके साथ लॉन्च होता है? खिलाफत मूवमेंट के साथ जो है वो आपका लॉन्च होता है, राइट? नाउ जब हमने ये सब किया था, उसी के साथ आई टोल्ड यू कि 1920 से लेके 1922 तक, दैट इज व्हाट, 1920 से लेके 1922 तक क्या रहा था? आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा था, राइट? नाउ 1922 में जब गांधी जी ने बोला कि आप मेरी बातें मानो या फिर मैं क्या करूंगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दूंगा. बट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होने से पहले एक इंसिडेंट होता है जिसके चलते गांधी जी हैज टू टेक बैक द, ठीक है, अब ठीक है, फाइन. Is it clear now? Say yes. Okay, let's start. ठीक है, तो 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉल, राइट? जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल होता है, उसके बाद देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था आपका कि आप असेंबलीज को बॉयकॉट करेंगे और जो भी प्रोविजंस मैंने आपको कल बताई थी. नाउ अ पार्ट ऑफ आईएनसी वाज सेइंग कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज बीन कॉल्ड ऑफ, तो वो जो प्रोविजंस उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थे, अब उसको फॉलो नहीं करते हुए अब हमको क्या करना है? काउंसिल्स में एंट्री करना है. जिसके चलते क्या हो गया था? आपका आईएनसी में आपका आ गया था स्वराजिस्ट पार्टी. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्वराजिस्ट पार्टी की क्या क्या थे. आई टोल्ड यू हु वर द प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस. द प्रो चेंजेस वर C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, एंड नो चेंजेस वर योर C. राजगोपालाचारी, M.A. अंसारी एंड राजेंद्र प्रसाद, राइट? नाउ अब हम आ गए जी 1923 के पास, राइट? अब याद रखना 1923-24 के अराउंड इलेक्शंस होते हैं और जो स्वराजिस्ट पार्टी होती है, दे मैनेज की वो 41 सीट्स आउट ऑफ 141 में से 41 सीट्स जो है वो स्वराजिस्ट पार्टी जो है वो जीत जाती है. और स्वराजिस्ट पार्टी का काफी अच्छा ये विन था. अब 1924 में, क्योंकि 23 में इलेक्शंस हो गए थे, 1924 में आपका क्या बन जाता है? जो है गांधी जी बाहर आते हैं जेल से बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज. जो उन्होंने 6 साल बाद आना था वो 2 साल बाद ही आ गए, क्योंकि 1922 में उनको जेल में भेज दिया गया था. सो 1924 में गांधी जी एकमात्र फर्स्ट एंड लास्ट सेशन ऑफ आईएनसी को जो है प्रिजाइड करते हैं, जो कहाँ हुआ था? आपका बेलगाम में सेशन वो हुआ था. और उसमें गांधी जी ने कहा था कि स्वराजिस्ट जो है वो किसके अंडर काम करेंगे? दे आर गोइंग टू वर्क अंडर आईएनसी. और जो सेक्शन स्वराजिस्ट पार्टी की है वो तो काउंसिल्स में काम करेगी, और जो सेक्शन स्वराजिस्ट पार्टी की नहीं है वो सोशल वर्क की तरफ जो है वो काम करेगी. ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलते हैं. अब देखो 1924 हम इसके अराउंड पहुंच चुके हैं. नाउ 1925 में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट आदमी की डेथ हो जाती है एंड दैट इज C.R. दास. याद रखिएगा, C.R. दास की डेथ हो जाती है, जिसके चलते स्वराजिस्ट जो है उनका जो होल्ड था वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है. और 1930 में जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगा, तब स्वराजिस्ट पार्टी भी जो है वो रिजाइन करने वाली है. सो अभी आप इतना याद रखिए कि 1925 में क्या हो गया? C.R. दास की डेथ हो चुकी है. C.R. दास के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं. पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि C.R. दास थे कौन. C.R. दास वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. हम आईएनए के बारे में भी पढ़ेंगे, त्रिपुरी सेशन उनके बारे में पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. पर अभी आप इतना याद रखिए कि C.R. दास वाज पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र
बोस। ठीक है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में याद रखने को कि 1921 में एक सेशन हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे चितरंजन दास जो थे उनको प्रिजाइड करने के लिए कहा था आईएनसी का सेशन, लेकिन द कैच ऑफ द थिंग इज कि सीआर दास उस टाइम पे जेल में थे। ठीक है, सो सीआर दास उस टाइम पे जेल में थे और उनकी जगह लाइक एक्टिंग प्रेसिडेंट, सो 1921 में सीआर दास वाज द प्रेसिडेंट, लेकिन क्योंकि ये जेल में थे इसीलिए इनकी जगह किसने किया था, हाकिम अजमल खान ने, उन्होंने क्या किया था, एज एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था। किसकी जगह काम किया था, सीआर दास की जगह हाकिम अजमल खान, ही प्रिजाइडेड ओवर द सेशन एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है जी, ऑल राइट, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1920s, राइट। अब 1920s में ना 3 इंपॉर्टेंट कमीशंस आती हैं, बहुत जरूरी है, आप इसको लिख लीजिए। पहली कमीशन आती है आपकी ली कमीशन। ठीक है, दूसरी कमीशन आती है आपकी मूडी मैन कमीशन। ठीक है, और तीसरी कमीशन आती है आपकी लिलिथ गाउ कमीशन। ली कमीशन, मूडी मैन कमीशन एंड लिलिथ गाउ कमीशन। अब ये कमीशन किस किस चीज के लिए थी वो पढ़ लेते हैं। ली कमीशन वॉज फॉर राज फेलियर। राज मतलब प्रिंसली स्टेट्स की बात हो रही है कि वहां पे जो ब्रिटिशर्स का जो से था ना, मतलब जो वहां पे जो उनकी सेना थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिक्रूट नहीं हो रही थी, सो इसीलिए उसको देखने के लिए कौन सी कमीशन आई थी, आपकी ली कमीशन आई थी, दैट इज फॉर योर राज फेलियर। मूडी मैन कमीशन क्या देखने के लिए आई थी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर आपका साइमन कमीशन आएगा। ठीक है, सो मूडी मैन कमीशन जो थी वो आई थी आपकी किस चीज के लिए, फॉर योर डायरकी। डायरकी देखने के लिए आई थी कि हमने जो 1919 में डायरकी लाई है बताओ वो सही है कि नहीं है। सो मूडी मैन कमीशन आई है आपकी डायरकी को देखने के लिए। लिलिथ गाउ कमीशन किसके लिए आई थी, आपके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, सो कौन कौन सी कमीशन है, एक आपकी ली कमीशन आ गई फॉर द राज फेलियर, दूसरी कमीशन आ गई आपकी फॉर डायरकी दैट इज द मूडी मैन कमीशन, और तीसरी कमीशन आ जाती है आपकी फॉर बाय लिलिथ गाउ दैट इज योर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। नाउ मूडी मैन कमीशन, ठीक है, ये एन और एन है। ठीक है, सो मूडी मैन कमीशन जब आती है आपकी, अब मूडी मैन कमीशन के बारे में याद रखना, इसने 2 रिपोर्ट्स दी थी। कौन सी रिपोर्ट्स दी थी, 2 रिपोर्ट्स दी थी। What were the 2 reports? One report was the majority report and the other report was the minority report. ठीक है, सो कौन सी रिपोर्ट्स दी है, एक रिपोर्ट दी थी मेजॉरिटी रिपोर्ट और एक रिपोर्ट दी थी आपकी माइनॉरिटी रिपोर्ट। अगर हम मेजॉरिटी रिपोर्ट की बात करें, सो व्हाट वाज द मेजॉरिटी रिपोर्ट, बेसिकली ये जो मूडी मैन कमीशन थी वो आई थी कि जो हमने 1919 में जो हमने अपना डायरकी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, आई टोल्ड यू डायरकी डिवीजन ऑफ पावर्स, जिसमें रूल ऑफ 2 रहेगा आपका, कहाँ पे आया था, प्रोविंसेस में आया था, राइट। अब ये देखने को आई थी कि हमारा वो काम कितने अच्छे से चल रहा है और कितने अच्छे से नहीं चल रहा है, मतलब देखने के लिए कि जिस एम के चलते हमने ये चीज इंट्रोड्यूस की थी क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस एजेंडा को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसके चलते 2 रिपोर्ट्स आई। मेजॉरिटी रिपोर्ट कहती थी कि भाई अभी डायरकी को टाइम ही कितना हुआ है, डायरकी को बहुत कम टाइम हुआ है, उसको और साल दो, तब जाके हम बता सकते कि डायरकी सही हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये 1920s की बात हो रही है जब इन्होंने ये सब कमीशंस जो है यहाँ पर लाई थी, वही 3 कमीशंस। ठीक है, नाउ एक मेजॉरिटी रिपोर्ट कहती थी कि डायरकी को टाइम दो, अभी डायरकी को टाइम कितना हुआ है। नाउ इट वाज कॉल्ड एज मेजॉरिटी रिपोर्ट, व्हाई, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर इन सपोर्ट ऑफ दिस, इसीलिए इसको मेजॉरिटी बोलते थे। ठीक है, माइनॉरिटी रिपोर्ट कहती थी कि डायरकी बकवास है, डायरकी बहुत बकवास है और ये चलने नहीं वाली यहाँ पे, लेकिन इसको माइनॉरिटी ऑफ द पीपल सपोर्ट करते थे, इसलिए इसको माइनॉरिटी रिपोर्ट कहा जाता था। बट ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सपोर्टिंग डायरकी, इसलिए हम देखेंगे 1935 के एक्ट में भी डायरकी वहां पे रहेगी, डायरकी और वहां पे फेडरलिज्म की भी बात होने लगेगी, वो हम 35 में पढ़ेंगे। ठीक है, सो डायरकी क्योंकि मेजॉरिटी वर सपोर्टिंग कि डायरकी को टाइम दो, सो डायरकी को और चलाने की बात यहां पर कर दी गई।
ठीक है। अब इसी डायरकी के चलते आता है आपका 1927, दैट इज व्हाट, दैट इज योर साइमन कमीशन। क्या है जी? ये है आपका साइमन कमीशन। नाउ ये साइमन कमीशन आया क्यों? 1919 के एक्ट में कहा गया था कि हम जो डायरकी ला रहे हैं उसको चेक करने के लिए कि वो कितना सही चल रहा है, हम 10 सालों के बाद आफ्टर 10 इयर्स यहां पे एक कमीशन को भेजने वाले हैं ताकि वो देखे कि सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, दिस वाज सेड एक्सप्लिसिटली इन योर 1919 का एक्ट कि हम 10 साल के बाद एक कमीशन को भेजने वाले हैं और फिर हम वहां देखेंगे कि सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक तरीके से। नाउ 1919 में अगर आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या आता है? 1929 आता है, 1929 आता है, लेकिन ये कमीशन तो 1927 में ही आ गई। इसीलिए इस कमीशन को हम 2 इयर्स बिफोर शेड्यूल कहते हैं, क्योंकि ये 2 साल पहले ही आ गई, इसलिए इसको हम 2 इयर्स बिफोर शेड्यूल कहते हैं। नाउ ये जो कमीशन है, अब देखिए ये वाला जो कमीशन है ये 1919 के एक्ट में कहा गया था, अगर कोई भी चीज किसी एक्ट के जरिए आती है तो उसको हम स्टैट्यूटरी कहते हैं, इसीलिए साइमन कमीशन को स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है। ये 2018 केएस का क्वेश्चन था कि which among the following was all India statutory commission? So this is what, this is your Simon Commission. Why? क्योंकि एक्ट में कहा गया था कि हम 10 साल के बाद देखेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको रिफॉर्म करने के बारे में हम आएंगे, इसीलिए इसको हम स्टैट्यूटरी कहते हैं। सो व्हाट इज इट? इट इज योर साइमन कमीशन। ठीक है जी। नाउ साइमन कमीशन का जब बात होती है, अब देखो 2 साल पहले आ गया, अब ऐसा तो कुछ नहीं है ब्रिटिशर्स को हमसे कोई इतना मोहब्बत कि भाई 10 साल का वेट कौन करेगा, इनके लिए रिफॉर्म लाना है जी, 2 साल पहले ही ले आओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। 1927 में आने का रीजन ये था कि यूके में, दैट इज लंदन, वहां पे इलेक्शंस वर ड्यू। क्या थे जी? इलेक्शंस वर ड्यू, मतलब इलेक्शंस वहां पर होने वाले थे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या थी। जैसे हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी कौन कौन सी है? एक आपका बीजेपी है, आपका कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, राइट? सिमिलरली वहां पर भी पार्टीज थी, 2 पार्टीज थी आपकी, कंजर्वेटिव और दूसरी पार्टी थी आपकी लेबर पार्टी। ठीक है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस में टसल रहता है, वैसे ही वहां पे कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी में एक टसल था इलेक्शंस का। अब इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखो कि कंजर्वेटिव पीपल डिड नॉट लाइक इंडिया, और वो इंडिया को बस एक एक तरीके का एक्सप्लॉइट करने का जरिया समझते थे। सो कंजर्वेटिव पीपल वर नॉट, दे डिड नॉट हैव एनी इमोशंस, या दे वर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स इंडिया। जबकि अगर हम लेबर पार्टी की बात करें तो लेबर पार्टी जो है, they were quite considerate towards इंडिया, की नहीं, अगर ये लोग हैं तो इनको भी कुछ राइट्स देने चाहिए, इनकी भी बातें माननी चाहिए। इसलिए जब हम 1947 की बात करेंगे तब आपकी लेबर पार्टी जो है वो उसमें होगी, राज में होगी। ठीक है, तब की बातें तब, बस अभी इतना याद रखो कि कंजर्वेटिव पार्टी यानी लेबर पार्टी। नाउ कंजर्वेटिव पार्टी दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी तरीके को हमको राइट देने के चक्करों में नहीं थे, और लेबर पार्टी जो है वो हमारी तरफ थोड़े से कंसिडरेट थे। अब उस टाइम पे जब 1927 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट है ना, इट वाज इन रूल, मतलब इसका वहां पे गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट was scared कि अगर गलती से हम लोग इलेक्शंस हार गए और अगर लेबर पार्टी यहाँ पे आ गई तो हमारी सबसे प्राइज्ड पोजेशन कौन सी कॉलोनी थी? इंडिया, वो हमारे हाथ से कहीं निकल ना जाए। इसलिए इन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई कमीशन लेके आते हैं ताकि हम और 10-20 साल के लिए इंडिया को अपने पास रख सकते हैं। सो दिस वाज द रीजन कि इन्होंने जो कमीशन 1929 में आनी थी, इन्होंने 1927 में ही वो कमीशन ले आए। नाउ आता है जी आपका साइमन कमीशन। डिसाइड हो गया कि साइमन आने वाला है 3 फरवरी 1928, फरवरी के महीने में 1928 में फाइनली साइमन कमीशन जो है वो यहाँ पे आ जाती है। एंड ऑफ कोर्स हमने ये देखा है, गूगल पे फोटोज देखते हैं हम, और हमने सुना भी है कि साइमन कमीशन को बॉय
बॉयकॉट किया जाता है। क्या किया जाता है जी? बॉयकॉट किया जाता है। और ये आ क्यों रही थी? हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेने के लिए आ रही थी। ठीक है, अब 1928 में आइए, तो 1927 में कहा गया कि कमीशन आने वाली है, 28 में आइए। अब देखो, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर इयर्स कि हम वेट करते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं। इन्होंने क्या किया, अब आईएनसी चुप थोड़ी रहेगी यार। अगर 1927 में इस तरीके की कमीशन आई तो आपका आईएनसी चुप नहीं रहने वाली है। चुप रहने का रीजन ये था कि साइमन कमीशन वॉज ऑल वाइट कमीशन। व्हाट वाज इट? इट वाज ऑल वाइट कमीशन। इसके 7 मेंबर्स थे और 7 में से एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। इंडियंस ने बोला कि एक तो अगर आप हमारे लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आ रहे हो, हमारा फ्यूचर डिसाइड करने आ रहे हो, तो तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम 7 मेंबर में एक भी इंडियन नहीं रखो? जिसके चलते इट बिकेम द मेजर रीजन टू गेट बॉयकॉट इन इंडिया। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें 1928 में नहीं कही गई थी, ये सब चीजें 1927 में ही कह दी गई कि ऐसे कमीशन आएगी, ऑल वाइट होगी, 7 मेंबर होंगे, सब ब्रिटिशर्स, ऐसे रखा गया। अब आईएनसी चुप थोड़ी रहती। आईएनसी ने 1927 में, वेरी इंपॉर्टेंट, मद्रास के सेशन में, कहां पे जी? मद्रास के सेशन में, विच वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय M.A. अंसारी, उसके अंडर डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन को हर एक पॉइंट और हर एक स्टेज पर क्या करेंगे? बॉयकॉट करने वाले हैं। सो कौन से सेशन में डिसाइड हुआ कि साइमन कमीशन इज गोइंग टू गेट बॉयकॉटेड? इट वाज मद्रास सेशन प्रिजाइडेड बाय M.A. अंसारी कि साइमन कमीशन को हर एक पॉइंट पे बॉयकॉट करने वाले हैं। ठीक है जी, फाइन? Just say yes if it is fine. Yes बोल दो अगर सब सही है तो। Am I audible? ठीक है, yes बोलो everybody. ठीक है, ओके, चलो। Now it is Simon Commission of 1927, also known as All White Commission. इसको आगे all भी लगा दो। all क्यों कहते हैं? क्योंकि 7 मेंबर्स थे, याद रखिएगा, 7 मेंबर्स थे and they were all white, so it is called as the All White Commission. और इन्होंने यहाँ पे क्यों आए थे? ये यहाँ पे आए थे ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यहाँ पे इंडिया में ला सके, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में एक भी इंडियन मेंबर को इन्होंने जोड़ा नहीं, जिसके चलते इट वाज बॉयकॉटेड एट एवरी स्टेज। कौन से सेशन में डिसाइड हुआ? मद्रास के सेशन में डिसाइड हुआ कि हम साइमन कमीशन को हर एक पॉइंट पे बॉयकॉट करने वाले हैं, एंड इट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय M.A. अंसारी। जैसे ही आपकी साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में यहाँ पे लैंड करती है, सबने इसको हर एक पॉइंट पे बॉयकॉट किया। ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, मतलब जब साइमन, टू बी ऑनेस्ट, जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये सोचते हैं कि पता नहीं कितना स्वागत होगा मेरा, लेकिन यहाँ पे एक भी आदमी नहीं होता है इनका स्वागत करने के लिए, और जो भी लोग खड़े होते हैं वो सिर्फ इनके प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं। और याद रखिएगा क्या कहा था? गो बैक साइमन के इनको झंडे दिखाए गए, आधों ने गो बैक साइमन के नारे लगाए और आधों ने काले झंडे दिखा के इनको बोला कि वापस जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नाउ हड़ताल वाज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर, हर जगह हड़ताल जो है वो ऑब्जर्व हुई। और यहाँ पे याद रखिएगा लाला लाजपत राय जो लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहां कर रहे थे? लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां लाला लाजपत राय को 1928 में जो है डंडे पड़ते हैं, उनको चेस्ट के ऊपर सिवियर ब्लोज पड़ते हैं, जिसके बाद इनकी डेथ जो है, पहले तो ये कोमा में चले जाते और अक्टूबर के महीने में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी, सो ये है आपका साइमन कमीशन। नाउ बिफोर स्टेपिंग ऑन टू सॉन्डर्स मर्डर, क्योंकि हम सबको पता है कि सॉन्डर का मर्डर हुआ था रिवेंज लेने के लिए फॉर लाला लाजपत राय, उससे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या है, आपका सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, ये सब किन चिड़ियाओं के नाम है। 1924 की बात करेंगे। जब 1924 था तब आपका बनता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी।
क्या बनता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी जो है वो यहाँ पे बनती है। इसको लिख लीजिए, ये शायद आपके नोट्स में है पर सुन लीजिए, ठीक है। सो 1924 में बनता है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहां बनता है? एट कानपुर। कानपुर में आपकी ये एसोसिएशन बनती है, ठीक है जी। अब बात आती है कि किसके द्वारा बनती है। याद रखिएगा, इट वॉज मेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी। किसके द्वारा बनता है? 3 लोगों के द्वारा बनता है, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी। आई एम अगेन सेइंग, इसको चंद्रशेखर आजाद के साथ जोड़ना मत, क्योंकि वो हम आगे करेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा जाएगा, इट इज राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी। उन लोगों ने बनाई आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नाउ व्हाट वाज दिस रिपब्लिकन एसोसिएशन? अगर आपने कभी सुना होगा तो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में एक रेवोल्यूशनरी फेज भी आता है, राइट? वो रेवोल्यूशनरीज कौन है? वो यही तो है जो अब रेवोल्यूशनरी बेस को लेकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह और अपना रोष जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिखाने वाले हैं। अब कुछ चीजें इनके बारे में जो हमको याद रखनी है वो ये है कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था काकोरी रॉबरी। सुना है? काकोरी रॉबरी जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी? वो इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। और ऑर्गेनाइज क्यों की थी? क्योंकि काकोरी वाज बेसिकली ये जगह जहां से ब्रिटिशर्स का रेलवे जो है यहां से पास करना था। जो वो रेलवे जो थी वहां पे बहुत सारा कैश था। सो इन्होंने ब्रिटिशर्स की उस रेलवे कैश को लूट लिया था। इसको बोलते हैं काकोरी रॉबरी, ठीक है। सो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी? ये 1925 में ऑर्गेनाइज हुई थी बाय योर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद 1928 में, क्योंकि जैसे ही काकोरी का इंसिडेंट होता है उसके बाद जो इसके मेजर लीडर्स होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं रहा है, जिसके चलते 1928 में इट वाज आजाद, चंद्रशेखर आजाद जो है वो HRA का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख देते हैं। सो अब क्या पड़ गया? 1928 में द नेम हैज बीन चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो अगर आपको पूछा जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई है, सो इट इज आजाद, दैट इज चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अब हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में क्यों बात की है? हमने इसीलिए बात की है क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान है आपके लाला लाजपत राय की डेथ के साथ। जब 1928 में लाला लाजपत राय की डेथ होती है, नाउ देखो लाला लाजपत राय कौन है? लाला लाजपत राय कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ही वॉज शेरे पंजाब। ये क्या है? ये शेरे पंजाब है। 1928 में जब शेरे पंजाब की डेथ होती है तब भगत सिंह बोलते हैं कि आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब पूरी जिम्मेदारी हम यूथ, हम नौजवानों के कंधे पर आ गई है कि हम अपने शेरे पंजाब की डेथ का रिवेंज लें। क्या ले जी? रिवेंज लें, जिसके चलते प्लान होता है सौंडर का मर्डर। क्या होता है जी? सौंडर का मर्डर जो है वो प्लान होता है, ठीक है। नाउ व्हाट वाज दिस सौंडर? सौंडर वाज बेसिकली मिस्टुक। मिस्टुक मतलब गलतफहमी हो गई थी। सौंडर मारना था जेम्स स्कॉट को। किसको मारना था? जेम्स स्कॉट को मारना था, जो बेसिकली वो बंदा था जिसने लाला लाजपत राय की छाती के ऊपर डंडे मारे थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कंफ्यूज हो गए और उनको लगा कि सौंडर इज जेम्स स्कॉट और फिर इसकी जगह ये जो आदमी है उसको मार दिया गया। सो 1928 में सौंडर का मर्डर जो है वो प्लान हुआ था एंड इट वाज प्लान्ड बाय भगत सिंह, आजाद एंड राजगुरु। इन तीनों ने प्लान किया आपका सौंडर का मर्डर। क्यों हुआ था? ताकि हम रिवेंज ले सके शेरे पंजाब की डेथ का। क्लियर? नाउ अब
1928, ठीक है। अब साइमन कमीशन आ गए, 2 मिनट साइमन कमीशन को पीछे रखेंगे, 28 में साइमन कमीशन भी आ चुका है। अब हम बात करेंगे ये जो 1929 में ऐसा क्या हुआ जिसको हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं जी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। नाउ अब इसको इस हिसाब से समझो कि अभी स्वराजिस जो है वो काउंसिल्स में है, ठीक है। स्वराजिस एक बारी के इलेक्शंस में तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शंस में उनका इतना अच्छा होल्ड नहीं रहता, बिकॉज 1925 में सी आर दास की डेथ हो जाती है, राइट? नाउ 1929 में होता है आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? काउंसिल में, दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है? बॉम्ब फेंका जाता है। अब ये बॉम्ब फेंका क्यों गया? वहां पे 2 बिल्स के ऊपर चर्चा हो रही थी। कहां पे चर्चा हो रही थी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल्स के ऊपर चर्चा हो रही थी। नंबर 1 वाज द पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या था जी? पब्लिक सेफ्टी बिल। एंड नंबर 2 वाज द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ठीक है, इन 2 बिल्स के ऊपर चर्चा हो रही थी और हमारे जो स्वराजिस पार्टी वाले थे, जो इंडियंस थे, दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट द 2 बिल्स। लेकिन ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स और अंग्रेज वर इन ब्रूटल मेजॉरिटी, तो वो हमारी बात सुनने से मना कर रहे थे, जिसके चलते आपके भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, किसने जी? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने प्लान किया कि हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बॉम्ब को फेंकेंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, बॉम्ब फेंकने की जरूरत क्या पड़ी? पहली बात याद रखिएगा, बहुत जगहों पे इनको एज अ मिलिटेंट ग्रुप कहा जाता है, टेररिस्ट ग्रुप से कंपेयर किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा बोला गया है कुछ किताबों में, बट इन्होंने किसी को भी हार्म करने की कोशिश नहीं की थी असेंबली में। इन्होंने बॉम्ब, पहली बात तो याद रखना, इन्होंने सिर्फ खाली जगह पे बॉम्ब मारा था, जहां पे कोई भी आदमी नहीं था, वहां पर ये बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था। एजेंडा क्या था? एजेंडा था टू मेक द डेफ हेयर। टू मेक द डेफ हेयर वॉज द एक्चुअल रीजन फॉर ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब आपको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है। अगर हम आपको रेपिटेडली कह रहे हैं कि हम इन 2 बिल्स के खिलाफ हैं, लेकिन हमारा इतना बोलने के बाद अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब आपके कान खराब है, आपके कान में मैल बढ़ गई है, तो उस मैल को निकालने के लिए एक धमाका होने की जरूरत है। और इसलिए बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह ने यहां पर बॉम्ब गिराया था। याद रखिएगा, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त बॉम्ब गिराने के बाद वहां खड़े रहे, वहां से हिले नहीं। इसका मतलब यह है कि उनका एजेंडा सिर्फ डराने का नहीं था, उनका एजेंडा कुछ और भी था। सो ये 2 रीजंस आगे बॉम्ब गिराने के। अब वो वहां पे खड़े क्यों रहे? खड़े होने का मतलब ये था कि भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वांटेड अ प्लेटफॉर्म, उनको एक जगह चाहिए थी, एक ट्रायल का मौका चाहिए था, ताकि जो मैजिस्ट्रेट है, जो आपका जज होगा, वो हमारी बात सुने। इसीलिए बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह दे डिड नॉट रन अवे। बॉम्ब मारने के बाद वो वहीं पे खड़े रहे, ताकि उनको एक ट्रायल का मौका मिले अपनी बात पुट फॉरवर्ड करने का, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और इसी के चलते भगत सिंह एंड ऑफ कोर्स हिज कॉमरेड्स, उनकी वो भी शहीद हो जाते हैं। शहीद क्यों होते हैं, क्या रीजन था? बहुत जगह हम सुनते हैं वाज गांधी जी द रीजन फॉर द फॉर द शहादत और भगत सिंह एंड मार्टियर्स की मार्टियर होने के लिए क्या गांधी जी वाज द रीजन? वो हम आगे करेंगे आपके गांधी इंपैक्ट में। अभी बस आप इतना याद रखो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जेल में क्यों पहुंचे। जैसे ही भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त एंड ऑफ कोर्स ऑल द पीपल जो वहां पे थे, क्योंकि हमने देखा सॉन्डर के मर्डर में भी आ गए, फिर आपका ये भी था, आपका सॉन्डर के मर्डर में भी आ गए, और उससे पहले आपका वो काकोरी रॉबरी में भी आ गए। सो देवर लॉट ऑफ पीपल जो वहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह वहां पर रह रहे थे। जैसे ही भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स वो वहां पे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पे कितनी बुरी हालत है यार। किसके साथ? प्रिजनर्स के साथ।
उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलती थी, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, उनको अखबार पढ़ने के लिए अखबार नहीं मिलता था। सो इन बेसिक राइट्स के ऊपर जो है भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी और वहां पर क्या कर दिया, फास्ट अंटिल डेथ, कि या तो हमारी बात मानो या फिर हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक हमारी चीजों को फुलफिल नहीं किया जाएगा तब तक हम कुछ भी खाने वाले नहीं हैं। अब देखो गांधी जी भी यही करते थे, आपका फास्ट अंटिल डेथ करते थे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, भगत सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, भगत सिंह वाज अ यूथ आइकन। भगत सिंह ने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। सो अगर भगत सिंह को कुछ भी होता या उनके कॉमरेड्स को कुछ भी होता, सो इट वुड हैव अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन पंजाब। सो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी फियर्ड कि कहीं इनको कुछ हो जाए तो हमारा तो हो जाएगा काम, ठीक है। सो भगत सिंह जो है उन्होंने और उनके कॉमरेड्स ने फास्ट कर लिया और फिर याद रखिएगा 69th डे में पहले मार्टियर हो जाते हैं, दैट इज जतिन दास। जतिन दास इन्हीं के साथ थे, उन्होंने भी फास्ट रखा था और 69th डे ऑफ फास्टिंग में जतिन दास की डेथ हो जाती है एंड ही बिकम्स द फर्स्ट मार्टियर जिनकी डेथ हो जाती है इस चीज के चलते। ठीक है, कीप सेइंग यस। ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा हमने आजाद के बारे में भी पढ़ा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी पढ़ा। अब उनकी डेथ कब होती है, उनकी डेथ जैसे ही आपकी भगत सिंह की डेथ होगी 1931 में, उसी टाइम पे 1931 के ही टाइम पे आजाद, चंद्रशेखर आजाद की भी डेथ होती है। और डेथ कहाँ होती है, डेथ होती है इलाहाबाद में। सो इलाहाबाद में डेथ होती है आपके चंद्रशेखर आजाद की। और आज के टाइम पे वहां पे क्या है, वहां पे है एल्फ्रेड पार्क। तो ये कौन सा पार्क है, ये वही पार्क है जहां पे चंद्रशेखर आजाद की डेथ होती है। सो 1931 में चंद्रशेखर आजाद की भी डेथ हो जाती है और आज के टाइम पे वो क्या जगह है, दैट इज द एल्फ्रेड पार्क। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स गेट बैक टू आवर नोट्स नाउ। थोड़ा पढ़ते हैं कि वहां पे क्या ओके, अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब। सो व्हाट इज इट, नंबर 1, द रीजन वाज डोमिनेटेड बाय हु, आई जस्ट नाउ टोल्ड यू, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ ये एरिया डोमिनेटेड था। कब बना था, 1924 में बना था। कहां बना था जी, कानपुर में बना था। किसने बनाया था, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल एंड जोगेश, ये जोगेश है, जोगेश चंद्र चैटर्जी, इनके द्वारा जो है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया था। इन्होंने क्या क्या किया, 1925 में काकोरी रॉबरी जो है वहां पे प्लान की, जिसके चलते आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड रोशन सिंह, उनको एंड राजेंद्र लहरी, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया एंड ऑफ कोर्स दे वर लेटर बीन हैंग्ड। इसके साथ 1928 में, क्योंकि इन सबको तो अंदर डाल दिया गया, सो अब क्या होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, तो उसका ऑब्वियसली थोड़ा सा होल्ड जो है वो आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद ने इसको रिवाइव किया 1928 में। लिख लीजिए यहाँ पे 1928, रीनेम जहां लिखा है वहां लिख लो, 1928 में इसको रीनेम किया गया। किसने रीनेम किया गया, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा रीनेम किया गया। कहां पे, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में इसको रीनेम किया गया और फिर फाइनली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है जी, इसके साथ हमने पढ़ा आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया, इट वाज द ऑल वाइट कमीशन और इसीलिए इसको हर एक पॉइंट पर जो है बॉयकॉट किया गया। मद्रास के सेशन में अंडर MA अंसारी डिसाइड हुआ कि हम इसको बॉयकॉट करने वाले हैं और फिर आपका गो बैक साइमन के नारे लगे। अब हमने सौंडर के मर्डर के बारे में पढ़ा ना। सौंडर का मर्डर क्या था, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, उन्होंने प्लान किया कि हम लोग जेम्स स्कॉट को मारेंगे, लेकिन मर गया आपका जॉन पी सॉन्डर। सो ही वाज मिस्टूक, बट ऑफ कोर्स मर्डर इसी का हुआ था, तो हम इसको सॉन्डर मर्डर कहते हैं। और फिर 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह अलोंग विद बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, कहां पे थी जी, लाहौर में थी,
ठीक है, इसलिए इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। लाहौर में थी, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड द ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे बॉम्ब फेंका और बोला इट इज टू मेक द डेफ हेयर। और फिर फाइनली भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, डायरेक्टली क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। सो 23 मार्च 1931 को इन तीनों दोस्तों को या कॉमरेड्स को मार दिया गया और ये शहीद हो गए। ठीक है, और आज के टाइम पे हम वो दिवस किस दिन से याद करते हैं? शहीद दिवस के नाम से हम उसको याद करते हैं। सो ये थी कहानी आपके भगत सिंह, सुखदेव एंड आपके राजगुरु की। नाउ इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे जब हम गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि 23 मार्च 1931 शहीद दिवस। एट प्रेजेंट कौन शहीद हुए थे? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जो है वो शहीद हुए थे, भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। ठीक है, ऑल राइट। नाउ अब आता है, देखो आई टोल्ड यू कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे। जब भी आपको चिटगोंग का नाम आएगा ना, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए सूर्य सेन। तो इन्होंने जो भी चिटगोंग में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी इन्होंने अनरेस्ट क्रिएट किया है, इट इज बाय सूर्य सेन ओनली। सो द रेड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सूर्य सेन टू चैलेंज ब्रिटिश एम्पायर कि हमको कम मत समझना। ठीक है, और इसी के बाद अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी द रेड वाज कंडक्टेड बाय हु? बाय सूर्य सेन in 1930 in which 64 activists were involved. So सूर्य सेन was the leader, पर सिर्फ ये नहीं थे, इनके साथ बहुत से लोग थे। इनके साथ औरतें भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी और औरत ने तो इतना जबरदस्त काम किया था कि एक विमेन थी, वो अपना डिग्री ले रही थी और जो डिग्री दे रहा था उसी को गोली मार दी थी। So जस्ट इमेजिन कितना ताकत होगा, कितना दम होगा कि सबके सामने जो है उनको गोली मार दी गई। तो बचना थोड़ी ना था, ऑब्वियसली उनको गोली मारेंगे तो खुद भी मरना है, लेकिन अपने मरने की कोई भी लोगों को टेंशन नहीं थी। नाउ जब हमने साइमन कमीशन के बारे में बात की तो आई टोल्ड यू कि साइमन कमीशन जी आई क्यों थी? साइमन कमीशन आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग व्हिच स्ट्राइक्स अस इज द नेहरू रिपोर्ट। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू द नेहरू रिपोर्ट वी हैव टू लिटिल गेट बैक कि नेहरू रिपोर्ट तक बात आई कैसे। 1929 में 28 में ऐसा क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट आनी पड़ी? बेसिकली जब आपका साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड एट एवरी पॉइंट, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज लॉर्ड बर्किनहेड। हु वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट? लॉर्ड बर्किनहेड वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। कौन थे जी ये? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। नाम याद रखना इनका, क्योंकि पूछा जाता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन थे। नाउ अच्छा यहाँ दिए चैलेंज, ओके अभी बताती हूँ। सो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज लॉर्ड बर्किनहेड। अब लॉर्ड बर्किनहेड ने बोला कि यार तुम लोगों ने क्या ये ड्रामा बना के रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो आने दो ना। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम इंडियंस हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है तो हम बनाएंगे, वी विल डिसाइड आवर फ्यूचर। जिसके चलते लॉर्ड बर्किनहेड ने बोला कि जाओ बना लो। लॉर्ड बर्किनहेड ने बोला कि जो मांगना है मांग लो, हम देने को तैयार हैं, जैसी रिपोर्ट चाहिए, जो चाहिए मांग लो, हम सब आपको देने को तैयार हैं। शर्त सिर्फ एक है कि जब वो रिपोर्ट लेकर आओगे तो सबके सिग्नेचर लेकर आना। सिग्नेचर का मतलब अब किसके बारे में बात हो रही है? मुस्लिम लीग के बारे में भी बात हो रही है, हिंदुस्तान सभा की बात हो रही है, मतलब अब जस्टिस पार्टी की बात हो रही है कि तब हम आपकी चीज को मान लेंगे। अगर सब लोग जो है कलेक्टिवली बोलेंगे कि हाँ हमने मानी है ये रिपोर्ट, तो जो मांगोगे हम आपको देने के लिए तैयार है। लॉर्ड बर्किनहेड ने बोला दैट यू आर व्हाइट मेन्स बर्डन। क्या बोला? यू आर व्हाइट मेन्स बर्डन, कि आप तो हमारा एक तरीके से सरदर्द बन गए हो, क्योंकि आप में तो काबिलियत है नहीं कुछ बनाने के लिए अपने लिए, तो आप हमारा क्या हो? आप हमारे ऊपर एक बर्डन हो। जिसके चलते नेहरू जी, हु इज नेहरू? मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बोला कि ठीक है अब हम अपनी रिपोर्ट लेकर साथ आएंगे। नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू नेहरू रिपोर्ट, अब देखो ऐसा नहीं है कि नेहरू ने बोला तो सबने बोला कि नेहरू जी की जय, नेहरू जी की जय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब देखो आपकी मुस्लिम लीग भी है जिसके अपने इंटरेस्ट है, राइट। अब इससे पहले 1928 की बात है जब मुस्लिम लीग INC मीट करते हैं। क्या करते हैं जी? ये अपनी एक मीटिंग करते हैं।
कहां करते हैं? दिल्ली में करते हैं। सो 1927 में दिल्ली में मीटिंग होती है आपके आईएनसी, आपके मुस्लिम लीग की, और वहां पे जिन्हा ने, मोहम्मद अली जिन्हा ने 4 पॉइंट्स अपने पुट फॉरवर्ड किए थे। याद रखिएगा, इस दिल्ली को दिल्ली प्रपोजल भी कहा जाता है। समझ रहे हो? सो इसको 1927 की ये बात है, क्योंकि 1928 में रिपोर्ट आई, 1927 की बात है कि जब दिल्ली में मीटिंग किया जाता है कि हम क्या करेंगे, हम जो जिन्हा है वो अपने 4 पॉइंट्स रखते हैं। याद रखिएगा, ये मीटिंग थी, कोई सेशन नहीं था। सो दिल्ली में ये लोग मिलते हैं और प्रपोजल रखा जाता है कि आप हमारे 4 पॉइंट्स को मानेंगे। कौन बोलता है? मोहम्मद अली जिन्हा ये बोलते हैं। ठीक है, अब आईएनसी भी कहती है कि ठीक है, हम आपके वो 4 पॉइंट्स मानने को तैयार है। एक्चुअली ऐसा कुछ कहती नहीं है, बट आईएनसी कहती है कि ठीक है, वी विल कंसीडर योर 4 पॉइंट्स, और जब हम नेहरू रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें आपके 4 पॉइंट्स भी ऐड करने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। अब आती है जी आपकी नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, पेपर में पूछा जाता है दिल्ली प्रपोजल पहले आया, दिल्ली पैक्ट बाद में आया, मद्रास का सेशन पहले हुआ कि दिल्ली प्रपोजल पहले हुआ। सो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। इसको हल्के में मत लेना कि दिल्ली प्रपोजल ठीक है, सुन लिया। दिल्ली प्रपोजल अलग है, दिल्ली पैक्ट अलग है। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको, ये फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का, कि ऑर्डर में लगाइए कि कौन सी चीज पहले हुई थी। सो दिल्ली प्रपोजल 1927, जिसमें जिन्हा पुट फॉरवर्ड 4 पॉइंट, और जिन्हा बोलते हैं हमारी ये 4 बातों को डालो और हम आपके नेहरू रिपोर्ट को मानने को तैयार है। जिन्हा के द्वारा ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने जो पॉइंट्स रखे, दैट इज कि हमको असेंबली, सेंट्रल असेंबली में भी रिजर्वेशन चाहिए, हमको प्रोविंसेस रिजर्वेशन चाहिए, हमको सिंध, बलूचिस्तान वो सेपरेट प्रोविंसेस बना दो। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो है वो जिन्हा के द्वारा पॉइंट पुट फॉरवर्ड किए जाते हैं, जिसको हिंदुस्तान महासभा नहीं मानती। वो कहते हैं कि अगर हम इन प्रपोजल्स को मान लेंगे तो हिंदुस्तान कहाँ रहेगा, राइट? तो हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी चीज को सुपीरियर या डोमिनेंट नहीं बना सकते। ठीक है, बट ये सब बातें होती है और दिल्ली प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है, और फाइनली 1928 में नेहरू की रिपोर्ट आती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज कि किसके द्वारा ये बनाई गई थी? ये इट वाज मेड बाय मोतीलाल नेहरू। क्यों बनाई गई? क्योंकि खुन्नस में आ गए। किसकी वजह से? लॉर्ड बर्किनहेड के चैलेंज की वजह से खुन्नस में आके इन लोगों ने, ये जो कमिटी है जिसके हेड आपके मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया? नेहरू प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट को बना दिया। इट वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय द इंडियंस, ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को अपनी कंट्री के लिए खुद ही ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे कि नेहरू प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट के प्रपोजल्स क्या थे और नेहरू रिपोर्ट जो है वो कहाँ चले गई। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट का जी पहला पॉइंट देख लो। अच्छा ठीक है, पहले 3rd पॉइंट पे आओ। 15 फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया था, जिन्हा के भी कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया था, लेकिन जिन्हा के जिस तरह से जिन्हा ने कहा था उस तरीके से जिन्हा के पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके इंक्लूड किया गया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि अगर हम आपके सारे पॉइंट्स मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मुस्लिम डोमिनेटेड असेंबली, मुस्लिम डोमिनेटेड बन जाएगा, जो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमको कम्युनल नहीं बनाना है किसी भी कंट्री को। सेकेंड चीज ये था रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोलेट। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाउएवर जिन्हा ने भी कहा था कि ठीक है, हमको भी नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रोलेट, लेकिन हमको क्या चाहिए? प्रोविंसेस में मेजॉरिटी, प्रोविंसेस में रिजर्वेशन चाहिए, हमको असेंबली में रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, 1/3 इतनी सीट्स ही हमारे लिए रखो, जिसके चलते इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने बोला कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्ट्रोलेट को रिजेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, वो था पहला वाला पॉइंट। पहला वाला पॉइंट था डोमिनियन स्टेटस। क्या है जी ये? 1906 का आपको सेशन याद आ रहा है? 1900, अच्छा ये दिख नहीं रहा, जस्ट अ सेकंड। 1906 का सेशन याद आ रहा है आपको? स्वराज वॉज एडॉप्टेड अंडर दादा भाई नौरोजी। ये वही बात हो रही है कि हमको जी स्वराज चाहिए, जिसके चलते कौन? नेताजी एंड जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने बेटे ने ही नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। नेहरू जी ने बोला,
जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि पापा मतलब मोतीलाल नेहरू, ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो लॉर्ड बर्किनहेड ने बोला कि जो चाहिए मांग लो, और आप अभी भी स्वराज पे अटके पड़े हो। अब स्वराज का टाइम नहीं है, अब किसका टाइम है? अब टाइम है पूर्ण स्वराज का, कि अब वो टाइम जा चुका है कि जब हम स्वराज के लिए रोते थे। सो स्वराज इज एज डेड एज अ डोरनेल, कि अब वो हमारा एजेंडा नहीं रहा है, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, जिसके चलते नेताजी और जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों ने भी नेहरू रिपोर्ट को बॉयकॉट कर दिया। सो मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने भी बॉयकॉट कर दिया, और आपके नेताजी ने भी बॉयकॉट कर दिया। एंड सी हु वन? लॉर्ड बर्किनहेड, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो अगर चाहिए जो मांग ले, आजादी मांग लो, लेकिन सबके हस्ताक्षर लेकर साथ आना। अब होता है द हिस्टोरिक सेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, दैट इज लाहौर सेशन ऑफ 1929, प्रिजाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। और यहां पे इनको यूनानिमसली नॉमिनेट किया गया कि जवाहरलाल नेहरू इज गोइंग टू बी आवर प्रेसिडेंट फॉर द आईएनसी सेशन एट लाहौर। याद रखिएगा, एट द बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है जी। मेन प्रोविजंस क्या है? मेन प्रोविजंस ये हैं कि अब कांग्रेस वर्किंग कमिटी ऑथराइज्ड है कि आप क्या करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दो, कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने वाले हैं। एंड सबसे जरूरी कि अब हमको क्या चाहिए? अब हमको स्वराज सुरूज नहीं चाहिए भैया, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। सो पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड एज द सोल गोल ऑफ आईएनसी। ठीक है जी। अब यहां पे डिसाइड हुआ, सबसे पहली बात तो यहां पे फर्स्ट टाइम तिरंगा, ट्राई कलर का फ्लैग जो है वो लहराया गया। जो हमारा आज का झंडा है, हम देखते हैं हमारे 3 रंग एंड बीच में अशोक चक्र है। अब याद रखिएगा, उस टाइम पे फ्लैग के रंग वैसे ही थे, लेकिन बीच में अशोक चक्र नहीं था, बीच में प्लॉ था। ठीक है। सो उसी तरीके का एक वैसा जो फ्लैग था वो यहाँ पे लहराया गया, और कहा गया कि हम 26 जनवरी 1930, अब ये मत सोचिएगा कि एक साल के बाद, जी नहीं, दिसंबर के महीने में पूर्ण स्वराज को एडॉप्ट किया गया, दिसंबर 1929 को एडॉप्ट किया गया, और 26 जनवरी को कहा गया कि हम अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। 26 जनवरी से हम क्या सोचते हैं? रिपब्लिक डे। तभी तो जब हमने 26 नवंबर आपका 1949 को ही जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन एनफोर्स कब हुआ है? 26 जनवरी को हुआ है, और उसका रेलेवेंस आपका 1929 के सेशन में रहता है, क्योंकि इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एनफोर्स किया गया उसको 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। नाउ ये सब चीजें हो गई यहाँ पे। अब 1930 में ना आपकी साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि हम तो नाकटवादी, हम लोगों ने अपनी नेहरू रिपोर्ट भी फेल, जिन्हा की रिपोर्ट भी फेल, जिन्हा ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी 14 पॉइंट्स के साथ, जो आईएनसी ने रिजेक्ट कर दी, और ऑफ कोर्स फॉलोइंग हिंदुस्तान महासभा आल्सो सबने यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया कि हम भाई जिन्हा जी आपकी रिपोर्ट तो नहीं मान सकते। ठीक है। अब 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी यहाँ पर आ गई। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च हो चुका है, तो अब क्या होगा? अब इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे। याद रखिएगा, who was the viceroy that time? The viceroy was Lord Irwin। कौन था जी? लॉर्ड इरविन वॉज द वाइसरॉय, और उसने बोला कि हम क्या करेंगे, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें आप लोग और हम लोग इकट्ठे बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाना है। सो 1930 में साइमन की रिपोर्ट आ जाती है, और 1930 में ही डिक्लेयर होता है कि हम अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को करने वाले हैं। हु वाज द वाइसरॉय? द वाइसरॉय वाज लॉर्ड इरविन। नाउ ये सब तो ठीक है, बट जब शुरुआत की थी, डिडंट आई टेल यू कि इलेक्शंस वर ड्यू इन लंदन? तो इलेक्शंस हो गए जी, और कौन जीता है? लेबर पार्टी जीत गई है। जिससे ये डर रहे थे ना, वही वाली पार्टी जो है वो जीत गई है। और अब लेबर पार्टी ने बोला कि ठीक है, ऐसा करते, हम सब मिलते हैं लंदन में बैठकर और वहां पे डिसाइड करते कि कैसे हमको चीजें करनी है। फ्यू पॉइंट्स हियर टू अंडरस्टैंड इज, नंबर 1 पॉइंट, where did the 3 round table conferences were held?
all the three round table conferences 1930, 1931 and 1932 तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंसेस आपकी लंदन में ऑर्गेनाइज की गई थी. ठीक है. पॉइंट टू, सेकेंड पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि आईएनसी गई कि नहीं गई. याद रखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट वाले में आईएनसी ने बॉयकॉट किया था, कोई भी नहीं गया था आईएनसी की तरफ से आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. हाउएवर याद रखिएगा मुस्लिम लीग गई थी. सो मोहम्मद अली जिन्ना वेंट देयर, लेकिन आईएनसी ने इसको बॉयकॉट किया था. अब आता है जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आईएनसी जाती है कि नहीं जाती है? आईएनसी जाती है एंड मोहम्मद अली जिन्ना भी यहां पर जाते हैं. सो यहां पे आईएनसी एंड मुस्लिम लीग दोनों के दोनों यहां पर जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना आईएनसी जाती है और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना जाते हैं. सो इसको याद रखना, पूछते हैं पेपर में कि आईएनसी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था, मोहम्मद अली जिन्ना कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे. सो याद रखिएगा आईएनसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट एंड सेकेंड, और तीसरी में ऑलमोस्ट कोई भी नहीं गया था, बहुत ही बेरली कुछ थोड़े बहुत जो लोग थे वो वहां पर गए थे. अब जब हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं ना, तो एक ऐसे आदमी जो हर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे वो कौन थे? वो थे आपके B.R. अम्बेडकर. ठीक है, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर जो है वो तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं. ठीक है. नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, बिफोर गेटिंग ऑन टू दैट कुछ समझते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्यों. ठीक है. सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्यों? देखो, जब हम इस तरीके की चेयर पे बैठते हैं ना, सॉरी टेबल पे बैठते हैं ना, ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल, तो यहां पे कौन बैठता है? हेड ऑफ द फैमिली बैठता है, राइट? जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है, रिस्पेक्टफुल आदमी होता है, सबसे बड़ा आदमी होता है, वो आपके इस यहाँ जहां पे घर पे आपके पापा मम्मा में से कोई बैठते होंगे, दादाजी या उनमें से कोई बैठते होंगे. सो यहाँ बैठता है जी हेड ऑफ द फैमिली, मतलब डिस्टिंग्विश हो चुका है कि यहाँ जो बैठा है वो हेड है. लेकिन जब आप एक गोल टेबल पे बैठते हो ना, तब कोई हेड ऑफ द फैमिली नहीं होता. ये वाला भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है. याद रखिएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज द फर्स्ट थिंग जिसमें इंडियंस और ब्रिटिशर्स को इक्वल माना गया था. सो अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सा इंसिडेंट है जहां पे इंडियंस को और ब्रिटिशर्स को इक्वल माना गया, दैट इज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और तभी इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्योंकि सब लोग जो इस टेबल पे बैठेंगे दे विल बी ट्रीटेड इक्वल. ठीक है, इसीलिए इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है. Now, I told you INC ने रिजेक्ट कर दिया जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. Now, before getting on to the first round table conference, let's just understand कि इंडिया में क्या चल रहा है. इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, हमको नहीं चाहिए, अपनी साइमन कमीशन अपने पास रखो. लेकिन इंडिया चुप थोड़ी बैठेगी. इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. पेपर में पूछा जाता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ. याद रखिएगा 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था. हाउएवर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज नॉट इन कंटिन्यूटी. ये 1931 में रुक गया था. क्यों रुका, फिर क्यों शुरू हुआ, गांधी जी ने क्या बोला, वो आगे. बस इतना याद रखो कि 1930 में अपना रोष दिखाने के लिए कि वी आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, नीदर इन सपोर्ट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अब पूछा जाता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कहां पे हुआ. लॉन्च हुआ था डांडी में, क्योंकि उससे पहले 1930 में डांडी मार्च हुआ और उसके बाद वहां पे जब सॉल्ट टैक्स को तोड़ा गया, वहां से स्टार्ट होता है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ठीक है जी, ऑल राइट. नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट डांडी मार्च. डांडी मार्च का पहला पॉइंट ये है कि इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, राइट?
सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। अब ये सॉल्ट मार्च है क्या? सॉल्ट मार्च बेसिकली, अब गांधी जी, अब देखो हम जब भी कोई भी चीज, देखो अब जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग फ्रीडम स्ट्रगल, सो आई हैव ए एजेंडा कि मुझे फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाना है। अगर कोई एजेंडा ही नहीं है, आज मेरा मन किया आज गांधी जी पढ़ा देते हैं, आज मेरा मन किया ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो क्या है, कुछ भी सीक्वेंस नहीं है। तो इसीलिए कोई भी अगर मूवमेंट लॉन्च हो रही है उसका एजेंडा होना बड़ा जरूरी है। यहां पर गांधी जी ने सॉल्ट को एज अ सिंबल माना था। सो सिंबल क्या माना गया? सॉल्ट वॉज टेकन एज द सिंबल। अब आप बोलेंगे कि सॉल्ट लेने की जरूरत क्या पड़ी? इसको इस हिसाब से समझो, हमारे यहाँ पे अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सब कुछ है, लेकिन एक ऐसी चीज जो सबके द्वारा यूज की जाती है वो क्या है? वो सॉल्ट है। सॉल्ट में ना अमीरी देखी जाती है, ना गरीबी देखी जाती, ना जवानी देखी जाती, ना बुढ़ापा देखा जाता है, ना छोटा ना बड़ा। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो सब लोग यूज करते हैं। इसीलिए गांधी जी ने बोला कि एक यूनिवर्सल सा एजेंडा लेना चाहिए, और सॉल्ट वॉज टेकन एज द एजेंडा, और कहा गया कि हम क्या करेंगे? सॉल्ट टैक्स को तोड़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये सॉल्ट टैक्स क्या है? आप मानिए कि गुजरात के इलाके में जहां सॉल्ट नेचुरली मिलता था, जहां पे इवेपोरेशन के चलते ऑफ कोर्स द सॉल्ट यूज्ड टू लेफ्ट बिहाइंड, वहां पे उन लोगों को सॉल्ट यूज करने की इजाजत नहीं थी। इट वॉज पनिशेबल कि अगर आपने सॉल्ट यूज कर लिया तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको खरीदना पड़ेगा। अब देखो, अगर अब हमको बाहर नीम के पत्ते मिल जाते, अब कोई बोले आप नीम के पत्ते नहीं तोड़ सकते, नीम के पत्ते तोड़ोगे रखो जी 20 रुपए, हम बोलेंगे यार ये तो नेचुरली उग रहा है, नेचुरली पड़ा हुआ है, तो हम क्यों इसके पैसे दें, राइट? अब सोचो यहां पर उसी नेचुरली चीज को टैक्स देना पड़ता था, लोगों को पनिश किया जाता था अगर वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी सॉल्ट को यूज करते थे। और गांधी जी ने बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और सॉल्ट मार्च जो है वो शुरू करेंगे। सॉल्ट मार्च शुरू हुआ आपका 2 मार्च 1930 में, और यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन जो है उसके बारे में लॉर्ड इरविन को बता दिया कि भाई हम ये करने वाले, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब ये जो वाइसरॉय है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, तो इसको पता नहीं है कि आईएनसी का रुतबा क्या है। सो इसने बोला कि ठीक है यार, जाओ जो करना है कर लो। सो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया कि हम लोग 2 मार्च 1930 में इन्फॉर्म कर दिया गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने वाले हैं। वाइसरॉय ने भी कहा कि चाचा कर ले। अब 12 मार्च 1930 को गांधी जी अलोंग विद 78, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पूछते हैं कि 78 कितने लोगों ने ज्वाइन किया गांधी जी को? याद रखिएगा 78 लोगों ने ज्वाइन किया। अगर आपको याद है, जब मैंने आपको आईएनसी का फॉर्मेशन पढ़ाया था, तब आई टोल्ड यू कि याद रखना 72 डेलीगेट्स अटेंडेड द मीटिंग। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते कितने लोगों ने अटेंड किया? सो 78 लोगों ने गांधी जी को फॉलो करना शुरू किया, और दांडी मार्च जो है वो साबरमती आश्रम, गुजरात, आज के टाइम पे म्यूजियम, वहां से मार्च शुरू होता है। और गांधी जी जब दांडी पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं? 6 अप्रैल 1930 में पहुंचते हैं। सॉल्ट को उठाते हैं, चखते हैं, और वहां पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है जी। और जैसे ही सॉल्ट लॉ ब्रेक होता है, वैसे ही लॉन्च होता है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। सो क्या लॉन्च होता है आपका? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो यहां पे लॉन्च हो जाता है। एम आई क्लियर? नाउ few points here to understand civil। देखो, अब जो ये सॉल्ट मार्च है ना, जो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च हुआ है ना, ये सिर्फ दांडी तक सीमित नहीं है, मतलब गुजरात तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च हुआ था। अगर हम बात करें तमिलनाडु से, तो वहां पे लॉन्च किया था सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, इसी के साथ याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, पेशावर से कौन थे? पेशावर से थे अब्दुल गफर खान, और इनको जो लोग असिस्ट करते थे, दे वर कॉल्ड एज खुदाई खिदमतगार्स। सो खिदमतगार्स वर बेसिकली पीपल जो इनके लिए काम करते थे। तो वॉलंटियर ब्रिगेड, ये देख रहे हो, जो लोग अब्दुल गफर खान के साथ थे, दे वर कॉल्ड एज खुदाई खिदमतगार्स। और ये बेसिकली इनके द्वारा एक एक क्या बोलते हैं उसको, जर्नल टाइप का भी था, जर्नल नहीं, प्रेस टाइप का था, जो इनके द्वारा लॉन्च होता था, बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अब जब हम अब्दुल गफर खान की बात करते हैं, 2 points to, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, 2 points to remember is, number 1 point, he was called as
फ्रंटियर गांधी नंबर 1. अगर पूछा जाए हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज फेमस फॉर हिज रेड शर्ट्स, तो दैट इज योर अब्दुल गफर खान, क्योंकि ये सब लाल रंग की शर्ट्स ही पहनते थे. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एसएससी के पेपर में या सीडीएस के पेपर में पूछा गया था कि रेड शर्ट्स के लिए कौन फेमस था. सो रेड शर्ट्स के लिए फेमस थे अब्दुल गफर खान. ठीक है, अब लॉन्च क्या हो रहा है, हम लोग प्लीड कर रहे हैं हमारा फ्रीडम स्ट्रगल. अब देखो, अब कहीं भी आपको स्वराज वराज नहीं दिखेगा, अब हर जगह आपको फ्रीडम स्ट्रगल दिखे, क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज को हमने अडॉप्ट कर दिया है. सो अब यहां से शुरू होगा आपका फ्रीडम स्ट्रगल. लेकिन गांधी जी है भाई, सो नॉन वायलेंस, की वायलेंस नहीं होगा, जो करना है करो, लेकिन वायलेंस कोई नहीं करने वाला है. नाउ बाकी का हम आपका कल करेंगे, क्योंकि इनको जब जो ये वाइसरॉय जो बड़ा उछल रहा था उसको मुंह की खानी पड़ेगी. जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसको पता चलेगा कि गांधी जी का रेलेवेंस क्या है इंडिया में. हाउएवर इनको पता था, लेकिन ये सोच रहे थे कि ये हमको आपस में बांट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वो हम कल करेंगे. लेकिन याद रखना, ये जो डांडी है ना, इसका बड़ा, डांडी नहीं, ये जो आपका साबरमती आश्रम है ना, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा रेलेवेंस है, क्योंकि गांधी जी ने जब ये साबरमती आश्रम छोड़ा था, यहाँ पे प्लेज लिया था कि अब मैं उस ही दिन साबरमती आश्रम वापस लौटूंगा जब मेरी मांगों को पूरा, मेरी मतलब इंडिया की मांगों को पूरा किया जाएगा. तो जब तक मेरा एजेंडा जो है वो फुलफिल नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक टू साबरमती आश्रम. और हम देखेंगे जब 1931 में गांधी जी वापस आएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, सो गांधी जी यहां नहीं जाएंगे, गांधी जी वारदा आश्रम में जाएंगे, साबरमती आश्रम में नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने कसम खाई कि आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक टू साबरमती आश्रम until and unless my agendas are fulfilled. ठीक है. नाउ कल हम करेंगे आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेना पड़ा. हम उन चीजों के बारे में कल आपका पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. थोड़ा सा और यहाँ पे पढ़ लेते हैं. ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जो ये आपके खुदाई खिदमतगार थे, इनके द्वारा कौन सी मंथली पब्लिश होती थी, तो पख्तून नाम की जो है आपकी ये वीकली जो है पब्लिश होती थी. वीकली मतलब जो हफ्ते हफ्ते आती है, राइट. और ये कौन सी लैंग्वेज में थी, वेरी इंपॉर्टेंट, पश्तो लैंग्वेज में ये थी. सो तमिलनाडु सी राजगोपालाचारी, पेशावर अब्दुल गफर खान. एक औरत का नाम बड़ा जरूरी है, मणिपुर में रानी गार्डन लियो. गार्डन लियो, आप मानेंगे ये सिर्फ 13 साल की थी जब इनको जेल में डाला गया था. बहुत ही छोटी उम्र की ये लड़की थी, और जब ये बाहर आई थी कोई 15-20 सालों के बाद इनको जेल से बाहर निकाला गया था बाय जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, सो याद रखिएगा जो आपकी ये हाँ ये लिखा है 13 ईयर ओल्ड गर्ल रानी गार्डन लियो विद हर कजन्स रेज्ड देयर वॉइस, और वहां पर इनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया. और ये जब बाहर निकली थी तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको बाहर निकाला था, और तब तक इनकी बहुत जो जवानी थी या जो भी एक ग्रोइंग एज थी, वो सब की सब जो है फ्रीडम स्ट्रगल के चक्रों में ही खत्म होगी. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट द एफर्ट्स डन बाय ईच एंड एवरी. सिर्फ सुभाष चंद्र बोस नहीं है, सिर्फ भगत सिंह नहीं है, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे तो नहीं है, लेकिन दे आर अनसंग हीरोज, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन उन सब का बहुत बड़ा योगदान है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में. वो कहते हैं ना, सबका खून मिला है इसमें, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है. वो इसीलिए कहते हैं कि सबने जो है हिंदुस्तान की फ्रीडम में पार्ट लिए, किसी एक आदमी का ये रोल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द रीजन जिसकी वजह से गांधी जी को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए, और इसीलिए गांधी जी को माना जाता है द रीजन फॉर द डेथ और द हैंगिंग ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स. दैट इज योर दिल्ली पैक्ट और द गांधी इरविन पैक्ट, वो हम करेंगे कल. सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे. कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज गिव इन द कमेंट सेक्शन, आई टेक दैट. थैंक यू.